चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिके ऑफ करंट। हेडिंग लिखना बच्चों, नेक्स्ट इज डिके ऑफ करंट। पहले हमने पढ़ा ग्रोथ ऑफ करंट, अब हम पढ़ रहे हैं डिके ऑफ करंट की कैसे करंट डिके होता है, कम होता है। पहली बात तो किस तरह के सर्किट के अंदर करंट कम होगा उसे देखते हैं, और उसकी किस किस तरह के सवाल हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, सारी बात को अपन अच्छे से प्यार से देखते हैं। सुनिए बच्चों, इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास, ये एक इंडक्टर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, और इसमें से किसी टाइम पर करंट गुजर रहा है I नॉट। ये हमेशा नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली है। t इज इक्वल्स टू 0 पर इस इंडक्टर को मैंने किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस R है। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका ये स्विच है। सवाल अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह है। मैं बिना कोई ऐसे इक्वेशन लिखे भी कुछ बातें तो आपको समझा सकता हूं। देखो यहां पर कोई बैटरी वगैरह तो है नहीं, लेकिन इस इंडक्टर के पास करंट है, तो ऑफ कोर्स इस इंडक्टर के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और जिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास जानते हैं, हाफ L I नॉट का स्क्वायर। ये इसकी एक तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है शुरुआत के अंदर। अब कोई बैटरी वगैरह तो है नहीं, लेकिन जैसे ही करंट इस रेजिस्टेंस में गुजरेगा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लगातार उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? ऑफ कोर्स बेटा, तो हीट की फॉर्म में लगातार डिसिपेट करेगा और सिस्टम से लगातार एनर्जी को भगाएगा। सिस्टम से लगातार एनर्जी अगर हीट की फॉर्म में बाहर जाएगी तो ऑफ कोर्स हमारे इस इंडक्टर की एनर्जी घटनी चाहिए। इंडक्टर की अगर एनर्जी घटनी चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि इस इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी अगर घटेगी तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट है बेटा वो भी लगातार घटेगा। जो शुरुआत में I नॉट था वो लगातार घटते 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 मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी करंट की वैल्यू 0 होगी। सर आपको कैसे पता है कि फाइनल करंट 0 होगा? क्योंकि जब तक करंट है तब तक इसमें से लगातार पावर डिसिपेट होगी I स्क्वायर इंटू R। वो पावर, वो एनर्जी आखिर आ कहां से रही है? यहीं से आ रही है। इसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। किस फॉर्म में? इस हीट की फॉर्म में लगातार कम होती जाएगी, और कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट 0, इंडक्टर में से करंट गुजरने वाला 0, एक बार रेजिस्टेंस में से करंट गुजरने वाला 0, उसके बाद कोई हीट डिसिपेट नहीं होगी। ऑफ कोर्स मैं तो बहुत श्योर भी हूं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारा जो रेजिस्टेंस लगा रखा है कैपिटल R, वो जो हीट डिसिपेट करेगा उसकी वैल्यू हाफ L I नॉट का स्क्वायर ही आएगी। हालांकि हो सकता है कि मेरा ये लिखने पर कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कैसे, हालांकि मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे कन्विंस हो गए होंगे कि हाँ सर, इसने हीट जो डिसिपेट होगी वो कहाँ से आएगी? किसी बैटरी ने तो वर्डन किया नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो आ सकती है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लगातार इस तरह से हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती जाएगी, और टोटल हीट जो डिसिपेट होगी कैपिटल R द्वारा वो हाफ L I नॉट का स्क्वायर होना चाहिए। मैं निकाल भी लूँगा इसको मैथमेटिकल। चलिए, ये तो खैर बिना किसी इक्वेशन के, बिना किसी KCL KVL के हमने इतनी सारी बातें बोली। अब हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइम पर कितना कितना करंट होगा वगैरह वगैरह। फाइंड करंट एट एनी टाइम t, पावर ऑफ resistance at any time t, last but not the least, heat dissipated by resistor। रजिस्टर ने कुल मिलाकर कितनी हीट डिसिपेट की? चलो बच्चों सोचते हैं, किसी भी टाइम t पर लेट से बेटा आपका जो इंडक्टर है वो ये रहा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, गुजरने वाला करंट I, ये आपका रेजिस्टेंस R। करंट यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया। मुझे करंट निकालना है,
करंट निकालना तो केवीएल लगा दो। मेरे ख्याल से केवीएल लगाते ही बात बन जाएगी, केवीएल लगाते ही बात बन जाएगी। इंडक्टर में करंट की तरफ जाऊंगा तो -LdI/dt, कोई चिंता तो नहीं। जब भी करंट में सॉरी इंडक्टर में करंट की तरफ जाते हो तो -LdI/dt, करंट के अपोजिट आते हो तो +LdI/dt। चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो -I/R, एंड जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया LdI/dt इज इक्वल्स टू -I/R। मेरे पास आ गया है DI/I इज इक्वल्स टू -R/L इंटू dt। इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो इस बार करंट 0 नहीं था, I0 था। किसी भी टाइम t पर बड़ा करंट की जो वैल्यू है, लेट्स दैट इज I। DI/I का इंटीग्रेशन हम बड़े आराम से जानते हैं कि DI/I कम्स आउट टू बी ln I। लिमिट कहां से कहां तक, I0 से लेके I तक, दैट इज इक्वल्स टू -R/L। dt का इंटीग्रेशन t बड़ा कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। आप कह सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन आ गया ln I/I0 इज इक्वल्स टू -RT/L। मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है I0 e⁻⁻RT/L। इसका मतलब इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है या फिर इस रजिस्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो लगातार समय के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एंड हमारी ऐसी उम्मीद भी थी ये करंट लगातार डिक्रीज होगा, लेकिन अब हम थोड़े से और कंफर्म हो चुके हैं करंट जो है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। रजिस्टर और करंट में से गुजरने रजिस्टर या फिर हमारा जो इंडक्टर है उसमें से गुजरने वाला करंट इज I इज इक्वल्स टू I0 e⁻⁻RT/L। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू I0 e⁻⁻T/τ। टाउ बेटा मैंने किसकी जगह लिख दिया है, L/R की जगह लिख दिया। करंट लगातार एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियल लगातार कम हो रहा है। हम करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये बड़ा आपका टाइम, ये बड़ा आपका करंट। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट I0 था और वो लगातार समय के साथ डिक्रीज होते 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 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम कांस्टेंट बाद, यदि टाइम की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट हुई तो करंट की वैल्यू जाएगी I0, सॉरी करंट की वैल्यू है जाएगी I0 बेटा t को टाउ रखना तो e⁻⁻1। मैंने मेरे बच्चों को याद कर रखा है कि e⁻⁻1 की वैल्यू होती है 0.37। इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट में ही करंट जो है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 37% बचेगा, 0.37 टाइम्स बचेगा बस। एक टाइम कांस्टेंट में ही ऐसी बात हो जाएगी, एक टाइम कांस्टेंट में ही करंट जो है वो इनिशियल वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 0.37 टाइम्स बचेगा। दो टाइम कांस्टेंट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी अभी देखते हैं बेटा। टाइम को 2 टाउ रखना, करंट की वैल्यू आएगी I0, करंट की वैल्यू जाएगी I0। t को बड़ा 2 टाउ रखा, टाउ से टाउ कैंसिल, e⁻⁻2 दैट इज 0.37 का स्क्वायर टाइम्स I0। इसका मतलब इसका भी 0.37 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका टाइम n टाइम्स टाइम कांस्टेंट हो गया तो करंट की वैल्यू जाएगी I0 e⁻, बड़ा t को n टाइम्स टाउ रखो तो दैट इज e⁻⁻n, दैट इज इक्वल्स टू 0.37 की पावर n टाइम्स I0। n टाइम कांस्टेंट बाद आपका बड़ा करंट लगभग ही हो जाएगा। मैं एक बात फिर से बोल दूं बेटा कि t की वैल्यू जैसे ही 5 या 6 टाइम कांस्टेंट के आसपास होगी ना, वैसे ही करंट की वैल्यू हो जाएगी I0
ई की पावर -5, मतलब बेटा एक तरह से आई नॉट अपॉन ई रेज टू पावर 5, आई नॉट अपॉन ई रेज टू पावर 5, ई रेज टू पावर 5 देखते बेटा कितना आता है। ये बेटा शायद 0.0025 टाइम्स आई नॉट आ जाए। आप ऐसा बोल सकते हो बेटा बहुत कम करंट हो गया। इसका मतलब कोई हमसे पूछे ना कि करंट घटते घटते जीरो कब होगा, तो हम जवाब देंगे करंट घटते घटते जीरो तो इन्फाइनाइट टाइम पे होगा। सही बात भी है, लेकिन प्रैक्टिकली करंट काफी कम हो जाएगा लगभग 5 या 6 टाइम कांस्टेंट बाद भी। 5 या 6 टाइम कांस्टेंट के बाद बेटा करंट तुम देख रहे हो आई नोट का सिर्फ और सिर्फ इतना सा हिस्सा बचता है। दिस इज जस्ट 0.25% ऑफ द एक्चुअल करंट। ठीक, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद एक तरह से स्टेडी स्टेट टाइप या फिर ट्रांजिएंट स्टेट टाइप आपकी आ जाती है। एक बात और बेटा, कुल मिलाकर कितना चार्ज बहा हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर चार्ज कितना बहा, तो मैं कहूंगा कि देख बेटा छोटे से dt समय में जो चार्ज बहेगा दैट इज i इंटू डी टी। लॉन्गर टाइम में अगर आपको चाहिए कितना चार्ज बहा, तो बड़ा ऑफकोर्स आपको i इंटू डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जिस टाइम से जिस टाइम के बीच में आपको चार्ज जो बहा है उसकी वैल्यू निकाल ली। बड़ा चार्ज तो बही रहा है, कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से बहा है। कोई मुझसे पूछे सर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक नेट चार्ज कितना बहा है, तो आप कह सकते हो कि सर उसके लिए मुझे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूंगा। कोई मुझसे पूछ ले कि एक टाइम कांस्टेंट तक कितना चार्ज बहा है, तो जीरो से लेकर टाउ तक इंटीग्रेट कर देंगे, है कि नहीं। मेरे पास ये आ गया दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट, तो बेटा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल इंटू डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आई नॉट तो ठीक है बेटा, टी का कोफिशिएंट है माइनस आर अपॉन एल, ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल बेटा वैसा का वैसा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट एल अपॉन आर, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया जीरो, बड़ा ई रेज टू पावर जीरो हो गया 1, बड़ा माइनस माइनस बड़ा क्या हो जाएगा कैंसिल, वो बड़ा माइनस एक बाहर भी था ना। और मेरे पास कुल चार्ज की वैल्यू आ गई दैट इज आई नॉट एल अपॉन आर। मैं ऐसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कि उसको खास रिलेशन ना हो, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है बड़ा वो भी आपको हमेशा चार्ज देता है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि ये वाला एरिया कितना है इन्फिनिटी तक, तो आप कह सकते हो कि जीरो से लेकर इन्फिनिट टाइम तक नेट चार्ज कितना बहा है, वही तो एक्चुअली हमारा एरिया है। तो इसका जो एरिया आएगा मेरे प्यारे वाले बाल को, उसकी वैल्यू होगी आई नॉट एल अपॉन आर। ऐसा कोई याद करने वाला एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन कोई तुमसे पूछ ले कि जीरो से लेकर टाउ तक कितना चार्ज बहा है, तो बड़ा इंटीग्रेट कर देना जीरो से लेकर टाउ तक। सर टाउ से लेकर 2 टाउ तक कितना चार्ज बड़ा इंटीग्रेट कर देना जीरो से, सॉरी टाउ से लेकर 2 टाउ तक निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये निकाला वैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, मर्जी बेटा आपकी। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा, अगर मैं ये बता सकता हूँ कि किसी टाइम पर कितना करंट है, तो मैं यही बता सकता हूँ कि किसी भी टाइम पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई इंटू आर। किसी भी टाइम पर इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना है पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस या फिर पोटेंशियल या सॉरी इंडक्टर के अक्रॉस या फिर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम सीधा निकाल सकते हैं, आई इंटू आर लिख दो या बड़ा एल डी आई बाई डी टी लिख दो, एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, कोई पूछ ले हमसे, तो हम कहेंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चाहे आप आई आर लिख दो, है ना, और अक्रॉस इंडक्टर कोई पूछ लेगा तो मैं कह दूंगा कि बेटा दैट इज मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दोनों की वैल्यूज बेटा एग्जैक्टली सेम आएगी। सर सेम क्यों आएगी, बेटा केवीएल ये तो कह रहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक बढ़ेगा उतना ही यहां से तक घटेगा। तो यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट बढ़ता है तो यहां से 10 वोल्ट घटता है, दो ही तो चीजें हैं। यहां से अगर मान लो 5 वोल्ट बढ़ता है तो यहां से तो 5 वोल्ट घटता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो चाहे आपका चाहे वी आर हो चाहे वी एल हो,
मैं उसको बड़े आराम से कह सकता हूँ कि उसकी वैल्यू आई इंटू आर लिख दो, चाहे एल डी आई बाई टी लिख दो, दोनों से सेम ही आएगी, और बड़ा वैल्यू आ जाएगी दैट इज ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? मैंने इस करंट वाले एक्सप्रेशन को, ओह सॉरी माय करंट वाले एक्सप्रेशन को मुझे आर से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी ऑफ कोर्स आई नॉट इंटू आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल। कोई मुझसे पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर का क्या हम टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पर उसकी वैल्यू होगी आई नॉट इंटू आर, और उसके बाद लगातार वैसे ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा जैसे आपका रेजिस्टेंस जैसे आपका करंट, जैसे करंट लगातार घटे जा रहा था। चलिए बच्चों मुद्दे पे आते हैं। हमारा तो रजिस्टर है उसके पावर में इंटरेस्ट है मुझे। बड़ा पावर ऑफ रजिस्टर का मतलब पता है ना, कि किस रेट से वो सिस्टम से हीट बाहर निकाल रहा है, किस दर से, किस रेट से लगातार सिस्टम से वो हीट बाहर निकाल रहा है। जिस दर से बड़ा वो हीट बाहर निकाल रहा है उसका फॉर्मूला तुम जानते हो, आई स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर ई रेज टू पावर बड़ा माइनस 2 आर टी अपॉन एल इंटू आर। बड़ा मैंने स्क्वायर कर दिया करंट का। और कोई हमसे पूछे कि रेजिस्टेंस का पावर कितना है, तो दैट इज आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी अपॉन एल। ये जो बड़ा एल अपॉन आर है ये हमारा टाउ भी है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि दैट इज आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। हमारा रेजिस्टेंस का जो पावर है इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये लीजिए बेटा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहेंगे, बड़ा ग्राफ भी प्लॉट कर देंगे। ये आपका टाइम t, ये आपके रेजिस्टेंस का पावर। t इज इक्वल्स टू 0 पर पावर की वैल्यू है आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, और उसके बाद लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, बल्कि और रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। जितना करंट डिक्रीज होता है ना उससे ज़्यादा रैपिडली पावर डिक्रीज हो रहा है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा पावर इज करंट का स्क्वायर, तो करंट जितने टाइम में हाफ होगा ना उतने टाइम में तो पावर जो है अपनी एक्चुअली का 1/4 हो जाएगा। जितने टाइम में आपका करंट 1/10 होगा ना उतने में तो आपका पावर 1/100 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर है ना, इसलिए ठीक पावर इस तरह से लगातार डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा। यही नहीं, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एक टाइम कांस्टेंट बाद पावर की क्या हालत रहेगी, तो मैं बोलूँगा कि एक टाइम कांस्टेंट बाद जैसे ही टाइम की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी, पावर की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा दैट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू ई रेज टू पावर। बेटा टी को टाउ रखना, ई की पावर -2, ई की पावर -2 होगी बेटा 0.37 का स्क्वायर टाइम्स। लो बच्चों, जो आपकी एक्चुअल पावर थी उसका 0.37 का स्क्वायर टाइम्स हो गया। दो टाइम कांस्टेंट बाद क्या होगा, जैसे बेटा आपके टाइम की वैल्यू 2 टाइम्स टाइम कांस्टेंट होगी, आपकी जो रेजिस्टेंस की जो पावर है बेटा वो हो जाएगी आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। बेटा टी को 2 टाउ रखना, तो ई की पावर -4 दैट इज 0.37 की पावर 4 टाइम्स आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। इस तरह से बेटा लगातार पावर घटेगी घटेगी घटेगी। सर मुझे हीट निकालनी है कि आखिर रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट बाहर निकली। देखो बच्चों, अगर आपको हीट निकालनी है तो आपको क्या करना चाहिए, पावर इंटू टाइम। पावर रेजिस्टेंस का तुम्हें पता है, छोटे से dt टाइम इंटरवल के अंदर कितनी हीट बाहर निकलेगी वो निकालने के लिए dt से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सर मुझे तो इस टाइम से इस टाइम के बीच में निकालनी है हीट, तो उस टाइम से उस टाइम तक इंटीग्रेट कर दो। नहीं सर मुझे तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा निकालनी है। बेटा शुरू से लेकर आखिर तक निकालनी है तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें, है कि नहीं।
हालांकि मेरे बच्चे मनी मन जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, मेरे बच्चों को पता है, मेरे हर समझदार बच्चों को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन वो एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं सर नहीं पता नहीं पता नहीं पता, और आखिर में जानते हैं कि आंसर क्या आएगा। चलिए थोड़ी देर एक्टिंग करते हैं, आंसर हमको पता ही है। पावर में आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर बेटा बाहर आ गया, और मेरे पास आ गया ई रेज टू पावर -2RT अपॉन एल, ये तो अंदर आ गया, इंटू डी टी। कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी। आई नोट का स्क्वायर इंटू आर, ये तो बड़ा बाहर, टी का कोफिशिएंट है -2R अपॉन एल, उससे हम डिवाइड करते ही हैं, इसका इंटीग्रेशन वही आएगा ई रेज टू पावर -2RT अपॉन एल। कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी। करता हूं बेटा, आई नोट का स्क्वायर ठीक है, एल ठीक है, -2 ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेज टू पावर बेटा 0 1, और वही हुआ जिसकी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि दैट विल बी हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। जो नेट हीट डिसिपेट आएगी बेटा आपके पास हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर आएगी। हालांकि ये वाली बात हम मैथमेटिक्स से ना बोलते तब भी मैं कॉन्सेप्चुअली पता था। एक बात और, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको बेटा हमेशा एनर्जी देगा। रेजिस्टेंस का एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, कितनी हीट डिसिपेट हुई वो देगा। तो कोई मुझसे पूछ ले कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका एरिया इज ऑफ कोर्स पावर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, एंड इट विल बी ऑफ कोर्स हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। अच्छा बेटा एक बात और, कोई मान लो IIT-JEE एडवांस में पूछ ले कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट तक ही मुझे हीट डिसिपेट चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना 0 से टाउ तक। सर मुझे टाउ से लेकर 2 टाउ तक ही चाहिए बेटा, टाउ से लेकर 2 टाउ तक चाहिए, तो बेटा टाउ से 2 टाउ तक कर लेना। तो जिस भी टाइम इंटरवल में आपको हीट डिसिपेट चाहिए, आप उस टाइम इंटरवल में हीट डिसिपेट बड़े आराम से निकाल सकते हो, लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर आप तो ये बताओ कि हीट डिसिपेटेड इन टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t is equals to टाउ कितना होगा। तो एक तरीका तो यह है कि 0 से लेकर टाउ तक इंटीग्रेट कर दो, सही बात है बेटा। अच्छा मैं एक तरीका और सोच रहा हूं, मुझे पता है कि t is equals to 0 पर करंट कितना है, तो मुझे पता है कि t is equals to टाउ पर इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। मुझे यह भी पता है कि t इज इक्वल्स टू टाउ पर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट कितना है। मेरे बच्चे बोले हाँ सर हमें पता है, एक टाइम कांस्टेंट बाद करंट की वैल्यू आती है आई नॉट बाई ई। तो मुझे t इज इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर में जो इनिशियल एनर्जी है वो पता है, टाइम टाउ के पर जो एनर्जी है मुझे वो भी पता है, और मुझे पता है कि इस इंडक्टर से जो एनर्जी लॉस हुई है, जो एनर्जी कम हुई है, वो ऑफकोर्स किससे हुई है, वो उस रेजिस्टेंस से हीट डिसिपेट में तो हुई है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि आप इंटीग्रेट कर लो, या फिर सीधा ऐसे बोल दो कि हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, ये तो इनिशियल एनर्जी, ये बेटा आपकी फाइनल एनर्जी, ये सीधा कर दिया अपन। इंटीग्रेट कर लेना बेटा, आंसर आएगा। ये आपके लिए खुद के लिए काम है कि इंटीग्रेट करके चेक कर लेना क्या आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा। कोई मुझसे पूछ ले कि सर आप तो बताओ कि t इज इक्वल्स टू टाउ से लेकर t इज इक्वल्स टू 2 टाउ तक कितनी हीट डिसिपेट की है आपके कैपिटल आर ने। तो एक तरीका तो ये कि ऐसे बोल दो कि हीट डिसिपेट विल बी पावर इनटू dt, वो भी कहां से कहां तक, टाउ से लेकर 2 टाउ तक। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मुझे पता है कि t इज इक्वल्स टू टाउ पर करंट की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे उस टाइम पर इस इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है वो पता है। करंट है आई नॉट बाई ई, तो ऑफ कोर्स इनिशियल एनर्जी मतलब उस टाइम पर एनर्जी उस इंडक्टर के पास कितनी मुझे पता है। t इज इक्वल्स टू 2 टाउ पर उसी इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि कितना करंट है। 2 टाइम कांस्टेंट बाद मेरे बालक जानते हैं कि करंट की वैल्यू जाएगी आई नॉट अपॉन ई स्क्वायर।
और ये जितनी एनर्जी घटी है ये ऑफ कोर्स हीट की फॉर्म में गई होगी। तो मैं तो बहुत श्योर हूं कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा दैट दिस माइनस दिस, और आंसर आएगा हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर 1 - 1 अपॉन ई स्क्वायर। इंटीग्रेट करके तुम चेक करना कि भाई सर झूठ बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्चुअल सवाल, मैं पहले ही बोल दूं सवाल थोड़ा सा टफर साइड का तो है, बट इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें अच्छी खासी है। सुनिएगा, हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है। इस इंडक्टर में करंट बढ़ा 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 बढ़ा, फाइनली करंट तुम जानते हो कि स्टेडी स्टेट के अंदर इस इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस से इंडिपेंडेंट E/R आ जाएगा और इंडक्टर एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। फिर हमने क्या किया कि इस इंडक्टर की जो लूप थी ना, भाई अपने आप में इंडक्टर तो लूप ही है, उस लूप के अंदर हम लोगों ने एक रॉड इंसर्ट कर दी, पैरामैग्नेटिक रॉड इंसर्ट कर दी, जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी μR है। हालांकि पैरामैग्नेटिक मैंने इसे बोल दिया, डायमैग्नेटिक भी हो सकती है, बस डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में हल्का सा अंतर है। पैरामैग्नेटिक का μR 1 से बड़ा होता है और डायमैग्नेटिक का तुम जानते हो हल्का सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये μR बड़ा ऐसे μR रिलेटिव परमिएबिलिटी की एक रॉड हम लोगों ने उस पूरे के पूरे इंडक्टर के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दी। तो एक तरह से हमने उस इंडक्टर का मीडियम चेंज कर दिया है कि नहीं। ये कब किया? जिस इंस्टेंट पे किया उसे मैं t=0 बोल रहा हूं। इससे पहले स्टेडी स्टेट आ चुका था, स्टेडी स्टेट आ चुका था, करंट की वैल्यू E/R आ गई और हमने एक रॉड इंसर्ट कर दी, और रॉड इंसर्ट कर दी, जो रॉड इंसर्ट की उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी मुझे सवाल में दे रखी है μR। इनिशियली सर्किट इज एट स्टेडी स्टेट, बड़ा शुरुआत में सर्किट आपका पहले स्टेडी स्टेट था, अब आपने रॉड इंसर्ट करके उसका स्टेडी स्टेट बिगाड़ दिया है। सर बिगाड़ दिया क्या? हमने बिल्कुल बिगाड़ा है। अब आपसे 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। फाइन बेटा पहला अच्छा ये बेटा जो ये वाला सवाल थोड़ा मेन सवाल है, इससे पहले 2 सवाल और पूछ रहा हूं। ये वाला मेन सवाल है, उससे पहले 2 सवाल और पूछ रहा हूं। फाइंड करंट इन इंडक्टर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड। बेटा रॉड को इंसर्ट करने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में कितना आपका बेटा क्या कहते हैं करंट होगा। तो हम जानते हैं जस्ट रॉड इंसर्ट करने से पहले ये रहा हमारा इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, ये हमारा रेजिस्टेंस R। सर्किट में साफ साफ बोल रखा है कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है, बेटा स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो जस्ट बिफोर जो करंट होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स E/R। जैसे ही मैंने रॉड इंसर्ट की मैंने मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज करते ही इसका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L था वो μR टाइम्स L हो जाएगा। सर ऐसे कैसे? बेटा ऐसा इसलिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए सोलेनॉइड की बात करूं, सोलेनॉइड में L की वैल्यू थी, वैक्यूम है तो ऑफ कोर्स μ0 इंटू n स्क्वायर इंटू πR स्क्वायर इंटू L। अगर मैं उसी सोलेनॉइड के अंदर जो स्पेस था बीच में उसमें रॉड इंसर्ट कर दूंगा तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा μ0। नहीं, अब उस मीडियम का म्यू होगा μ0 इंटू μR इंटू n स्क्वायर इंटू πR स्क्वायर इंटू L। चेक कर सकते हो ये वाला जो L है ये पुराने वाले L का μR टाइम्स है। इसका मतलब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो बढ़ गया है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो बढ़ गया, डायमैग्नेटिक है तो घट गया। मैं एग्जांपल के लिए पैरामैग्नेटिक ले रहा हूं, तो आपका L बढ़ गया है। L बढ़ गया तो करंट घटना चाहिए। सर क्यों करंट घटना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि हमारा जो लूप है ना वो नहीं चाहता कि उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स अचानक से चेंज हो, और हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है L इंटू आई। अगर आपका L बड़ा है तो उसी रेशो से आपका I घटना चाहिए, तभी तो बेटा जस्ट बिफोर इंसर्टिंग द रॉड और जस्ट आफ्टर इंसर्टिंग रॉड आपका फ्लक्स वही रहेगा। आप कह सकते हो इनिशियल फ्लक्स है L इंटू इनिशियल करंट E/R शुड बी इक्वल टू जस्ट इंसर्ट करने के बाद आपके L की वैल्यू आ जाएगी μR इंटू L,
मल्टीप्लाइड बाई नया वाला करंट दैट इज आई डैश। बड़ा आई डैश की मेरे पास वैल्यू आ गई है E अपॉन म्यू आर इंटू आर। मतलब जिस रेशो से आपका एल बढ़ा, आपका एल हो गया म्यू आर टाइम्स, तो आपका जो करंट है वो हो गया है 1 अपॉन म्यू आर टाइम्स। ये कब है? जस्ट आफ्टर इंसर्टिंग द रॉड। ये रॉड को जस्ट इंसर्ट करने के बाद की कहानी। सर आपने तो कहा था कि इंडक्टर में कभी भी अचानक से करंट चेंज नहीं होता। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा है कि इंडक्टर में से अचानक से कभी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स हमेशा होता है L इंटू आई, तो L हमेशा फिक्स रहता है। तो मैं कहता हूं कि अच्छा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा अचानक से, तो आई भी चेंज नहीं होगा। मेन बात तो ये थी। आज क्या हो गया कि L चेंज हो गया। अब कॉन्सेप्ट आई कांस्टेंट रखने का नहीं है, कॉन्सेप्ट तो फ्लक्स कांस्टेंट रखने का है। तो L अगर आपका दुगना हो गया तो आई आधा हो जाएगा। L आपका 5 गुना आ गया, करंट आपका 1/5 जाएगा। तो करंट जो है अचानक से घटकर इतना हो जाएगा। ये कब है? जस्ट आपकी रॉड इंसर्ट करने के बाद। सर इसके काफी टाइम बाद क्या होगा? बेटा किसी भी टाइम टी पर क्या होगा वो वाला अगला सवाल है, उसे लिखिए। फाइंड करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर सर्किट में कितना करंट होगा ये बताइए। ये तो बात हुई जस्ट रॉड इंसर्ट करने से पहले और जस्ट बाद। अब किसी भी टाइम टी पर इंडक्टर में कितना करंट होगा इस बात को अपन और डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपका इंडक्टर जिसका अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर एल है। इसके साथ रेजिस्टेंस बड़ा आपका आर है। इसके साथ बैटरी जो है वो ये रही जिसका ईएमएफ ई है। और जब t इज इक्वल्स टू 0 बोला गया है उस टाइम पर आपका करंट 0 नहीं है, बल्कि आपके पास करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है। कितनी है? करंट की वैल्यू है E अपॉन म्यू आर इंटू आर। यही है ना बेटा करंट की वैल्यू। जस्ट रॉड इंसर्ट करने के बाद बेटा करंट की वैल्यू ये। अब मुझसे पूछा गया किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा। किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा उसके लिए चलिए केवीएल लगाते हैं। यहां से यहां गए तो E, यहां से यहां गए तो माइनस एल, एल नहीं बेटा म्यू आर टाइम्स एल इंटू डी आई बाई डी टी। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गए तो माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया E माइनस म्यू आर इंटू एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से हमारा काफ़ी तक तो काम बन जाएगा। ओ E माइनस आई आर को इधर रखो और म्यू आर इंटू एल डी आई बाई डी टी को इधर रखो। डी टी ऊपर आना चाहिए, डी टी ऊपर आना चाहिए, डी आई ऊपर आना चाहिए और डी आई के साथ आई वाली टर्म होनी चाहिए। अभी लगाता हूँ बेटा। डी टी इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एल इंटू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम 0 है उस टाइम पर करंट 0 नहीं है, बल्कि उस टाइम पर बड़ा आपके करंट की वैल्यू है E अपॉन म्यू आर इंटू आर। किसी टाइम t पर लेट से आपका करंट है I। कर देंगे बेटा इंटीग्रेट। जो आपका LHS है उसका इंटीग्रेशन थोड़ा आपके पास t ही आ गया। RHS में म्यू आर ठीक है, L ठीक है, I का बड़ा कोफिशिएंट है माइनस आर, तो माइनस आर यहाँ लगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln E minus IR, where the value of current will vary from E upon mu R into resistance से लेकर करंट। मेरे पास आ गया दैट इज माइनस आर टी अपॉन म्यू आर इंटू एल इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ E माइनस आई आर अपॉन E माइनस E अपॉन म्यू आर। मेरे ख्याल से बड़ा ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस E अपॉन म्यू आर
इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी अपॉन म्यू आर इंटू एल। सर मुझे तो करंट चाहिए, बड़ा मेरी वैल्यू आ गई, दैट इज ई अपॉन आर माइनस ये लो बेटा, किसी भी टाइम टी पर आपका ये करंट आ गया। ओह, यहां माइनस ही लगा था। ये बेटा किसी भी टाइम पर करंट आ गया, किसी भी टाइम टी पर आपका ये करंट है। ठीक है बच्चों, इसी में अगर मैं टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी रख दूं, इसी में अगर मैं टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी रख दूंगा तो ई रेस टू पावर माइनस इनवर्ट तो जीरो, और आपके करंट की बेटा वैल्यू वापस से आ जाएगी ई बाई आर। रॉड इंसर्ट करने के बहुत टाइम बाद आपका करंट वापस से ई बाई आर आ गया। वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर फाइनल करंट तो कभी डिपेंड करता ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई करंट तो फाइनली ई बाई आर ही आना चाहिए, चाहे इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चाहे एल हो चाहे एल डैश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हो क्या, बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मेरे पास ये करंट है और अगर ये टाइम है, तो जस्ट रॉड इंसर्ट करने से पहले, जस्ट रॉड इंसर्ट करने से पहले करंट की वैल्यू थी ई अपॉन म्यू आर इंटू आर, और उसके बाद बेटा करंट लगातार चेंज होता है होता है होता है होता है, और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपके करंट की वैल्यू बेटा वापस से ई अपॉन आर हो जाती है। हालांकि रॉड इंसर्ट करने से पहले भी ई बाई आर थी, लेकिन रॉड इंसर्ट करते ही अचानक से करंट की वैल्यू घटी, फिर वापस से बढ़ते 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 काफ़ी टाइम बाद वापस से ई बाई आर ही हो जाती है। समझ गए बच्चों? आगे चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और नेक्स्ट इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, और इसके सवाल सीधे फॉर्मूले पर IIT JEE एडवांस के अंदर भी पूछ लेते हैं, और इवन JEE मेन के अंदर भी इसके फॉर्मूले पर सवाल पूछ रखा है। हालांकि मैं तो ऐसे सवाल कराऊंगा, ऐसे थ्योरी नहीं कराऊंगा। और एक सवाल से मैंने शुरुआत कर रखी है, सुनिएगा। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज्ड है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको C दे रखा है, कैपेसिटर पर चार्ज आपको Q दे रखा है, मतलब एक प्लेट पर Q एक प्लेट पर माइनस Q। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं, रेजिस्टेंस के थ्रू जब कैपेसिटर को हमने शॉर्ट किया था तब बेटा हम लोगों ने इस चीज़ को शायद कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा था। दैट वाज आई थिंक कैपेसिटर पर लगातार चार्ज जो था वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, और कैपेसिटर के पास जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो रेजिस्टेंस के थ्रू लगातार हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने कैपेसिटर को सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के साथ शॉर्ट किया है, मतलब कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उसको मैंने इंडक्टर के थ्रू जोड़ दिया है। पूरे वायर के अंदर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं पहले बोल दूं बेटा, किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में नहीं है। हालांकि थोड़ी आइडियल सिचुएशन है, बट सवाल तो बन ही सकता है। सवाल समझ में आ गया? T इज इक्वल टू 0 पर बेटा मैंने सर्किट को इस तरह से ऑन किया है, स्विच को ऑन किया है, सर्किट को एक तरह से मैंने ऑन किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपके कैपेसिटर पर चार्ज कैपिटल Q से घटकर स्मॉल q हो जाएगा, उस टाइम पर इंडक्टर में से करंट कितना होगा। दूसरा सवाल है कि इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितना होगा। सवाल समझ में आ गया? कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हमने जोड़ दिया है एक इंडक्टर के थ्रू। करंट बहना स्टार्ट होगा, करंट बहना स्टार्ट होगा जिस टाइम पर इस कैपेसिटर पर चार्ज कैपिटल Q से घटकर स्मॉल q हो जाएगा, उस टाइम पर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट कितना होगा, ये मेरा सवाल है। अभी करते हैं। शुरुआत में यहां चार्ज Q, यहां चार्ज माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो आपके पास सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और उसकी वैल्यू आप जानते हो बेटा कितनी है, Q²/2C। इंडक्टर में से किसी प्रकार की कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो उसके पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इट मेक सेंस। थोड़े टाइम बाद इस कैपेसिटर की प्लेट और इस कैपेसिटर की प्लेट के पास, इसके पास चार्ज Q तो इसके पास चार्ज माइनस Q।
सर कम क्यों हो गया? बड़ा कम इसलिए हो गया क्योंकि यहां से करंट भाग रहा है और ये करंट भागते 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 ऐसे इंडक्टर में से गुजर रहा है। यही करंट जब इंडक्टर में से गुजरेगा तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपके सिस्टम के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास है Q²/2C और इंडक्टर के पास मेरे प्यारे बच्चों है ½LI²। हम जानते हैं ना तो पूरे के पूरे सर्किट में कोई बैटरी लगा रखी है जो वर्क डन करे, ना ही पूरे के पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है जो सिस्टम में से एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपेट करे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे सिस्टम के पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है या फिर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इनिशियल सारे के सारे सिर्फ इलेक्ट्रिक के फॉर्म में है और इस बाद वाली कंडीशन के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिक भी है और थोड़ी आपकी मैग्नेटिक भी है। लो बेटा, हाफ 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 गायब और आपके करंट की वैल्यू आ गई। बेटा देखना करंट की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? करंट बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 1/√LC √of Q² -. बेटा एक बार चेक करना, मैंने सही तो किया ना? I = हाँ बेटा सही लग रहा है 1/LC Q² - Q², फिर बेटा रूट लिया तो 1/√LC। अगला ही सवाल मुझसे पूछ रखा कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। बेटा मैक्सिमम करंट तब होगा जब स्मॉल q 0 होगा। सारी वाली बात समझ नहीं आई, समझाता हूँ। मैक्सिमम करंट तब होगा, करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब मैं जानता हूं कि आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो शुरुआत वाले इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर है। करंट मैक्सिमम होगा तो ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि उन दोनों का सम तो फिक्स है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जिस टाइम पर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज 0 होगा, किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और सारे के सारी जो एनर्जी होगी उस टाइम पर वो इंडक्टर के पास ही होगी, वो सारी के सारी वो इंडक्टर के पास ही होगी ऐसे। और इस टाइम पर जो करंट गुजर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दैट करंट इज ऑफ कोर्स I max। सर करना क्या है बेटा? वही काम करना है। इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास मेरे पास है Q²/2C, इंडक्टर के पास है 0। बाद में अब कैपेसिटर के पास तो है 0 और इंडक्टर के पास है ½ I max का स्क्वायर। हाफ से बेटा हाफ कैंसिल, I max की वैल्यू आ गई है Q/√LC। अगर इसी में मैंने स्मॉल q का 0 रख दिया होगा तभी बेटा मेरे पास आंसर ये आता है कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Q/√LC है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। आपने ये भी चीज नोटिस की होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब है जब आपके पास चार्ज की वैल्यू 0 है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब है जब चार्ज की वैल्यू 0 है। जैसे SHM के अंदर जिस टाइम पर पोजीशन 0 हुआ करती थी उस टाइम पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हुआ करती थी, और जहां पर आपकी पोजीशन सबसे ज्यादा हुआ करती थी वहां पर वेलोसिटी 0 हुआ करती थी। तो उसी तरह से इस केस के अंदर जहां पर Q की वैल्यू सबसे ज्यादा है वहां पर करंट 0 है, जैसे ये वाली कहानी है। और जिस टाइम पर आपका करंट सबसे ज्यादा है उस टाइम आपके Q की वैल्यू 0 है। बिल्कुल वैसे जैसे SHM के अंदर वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम हुआ करती थी, जहाँ पर x की वैल्यू 0 हुआ करती थी, और x मैक्सिमम कहाँ हुआ करता था, जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हुआ करती थी। ठीक है, इन सब का भी रिलेशन है, उसको भी हम ढंग से देखते हैं, उसके फॉर्मूला भी हम याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं कि किसी भी टाइम पर चार्ज कितना होगा, किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा। भाई ये तो पता लग गया मैक्सिमम करंट कितना होगा, लेकिन किसी भी टाइम पर करंट कैसे होगा, करंट कैसे वेरी करेगा, चार्ज कैसे वेरी करेगा कैपेसिटर पर, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है, t = 0 पर कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है, इंडक्टर में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर का बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर पर शुरुआत में चार्ज Q है, एक प्लेट पे Q एक प्लेट पे -Q। बड़ा मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को जो इंडक्टर से शॉर्ट कर दिया है। ये कहानी t = 0 की है।
किसी टाइम टी पर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज घटते घटते बेटा स्मॉल क्यू हो गया है और सर्किट में आपके करंट की वैल्यू आई है। ये कब की बात है? ये किसी टाइम टी की बात है। वो कब की बात थी? t इज इक्वल टू 0 की बात थी। मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। सर्किट में कितना करंट होगा किसी भी टाइम टी पर, कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा किसी भी टाइम टी पर। ये दो हमें छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने काम करने हैं और उनको याद करना है। वो थ्योरी का पार्ट है बेटा, वो याद करना आपको। हालांकि अभी हो जाएगा। सुनो बच्चों, इस लूप के अंदर एक बार केवीएल लगाओ आराम से। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कैपेसिटर में जब इधर से इधर आऊंगा तो मैंने सिखा रखा है माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाई सी। ऐसा तो इसका है बेटा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाई सी। पहली वाली बेटा प्लेट पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इट सीम्स फाइन। मेरे पास इक्वेशन आ गई बेटा क्या? क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन से बेटा पार नहीं पड़ेगी यार, सिर्फ एक और बना देंगे। ये जो करंट आई है दिस इज द रेट एट विच क्यू इज डिक्रीजिंग। भाई करंट बेटा बाहर की तरफ जाता दिखाया है, तो ये आई वो रेट है जिससे क्यू लगातार घट रहा है। तो सेकंड इक्वेशन आप कहोगे कि सर सेकंड इक्वेशन इज आई इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। बेटा माइनस किस बात का? कि बेटा वो क्यू को घटा रहा है। इसको रखो बेटा यहाँ पे। मेरे पास आ गया है क्यू बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी ऑफ करंट। बेटा व्हाट्स द करंट? करंट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, जरा चेक करना क्या इक्वेशन बन जाएगी। मेरे पास इक्वेशन बन गई Q अपॉन सी, बड़ा माइनस ही बाहर आ गया, प्लस L टाइम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू 0। ले बेटा मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है d2q अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैं चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको हमने कभी ना कभी सॉल्व कर रखा है और उसका जो आंसर अपन ने याद कर रखा है। सर हमें याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। याद करो बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी। इक्वेशन क्या थी? d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम इक्वेशन है। वहां पर q है, यहां पर x है, वहां पर 1 अपॉन एल सी है, यहां पर ओमेगा स्क्वायर है। बाकी सब कहानी सेम है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ करता था x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को इसका सॉल्यूशन याद है। उसी तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू, सॉरी बेटा, स्मॉल q इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, ओमेगा नहीं बेटा, ओमेगा नहीं, वहां पर ओमेगा स्क्वायर है, यहां पर 1 अपॉन एल सी है, तो ओमेगा मेरे पास हो गया है ओवर, सॉरी बेटा, साइन a साइन ओमेगा, ओमेगा की बेटा वैल्यू मुझे पता है 1 अपॉन रूट एल सी इंटू टी प्लस थीटा। सर मुझे ए भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, सब पता लग जाएगा। साइन की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? मेरे बच्चे बोले सर -1 से लेकर 1 तक टी वेरी करेगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। तो क्यू की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रही है? -a से लेके +a। तो ये a जो है ये एक तरह से हमारे स्मॉल क्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब मेरे बच्चे तो इस बात को जानते हैं, मेरे बालक तो इस बात को जानते हैं कि इस स्मॉल क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कैपिटल क्यू, जो हमारे शुरुआत में कैपेसिटर के पास चार्ज था। तो आप कह सकते हो कि सर हमारा काम बन गया, थोड़ा बहुत तो बन गया है। Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q, एक ही बड़ा वैल्यू क्या है? कैपिटल Q टाइम्स साइन ऑफ 1 अपॉन रूट एल सी इंटू टी प्लस थीटा। सर थीटा कैसे आएगा?
थीटा ऐसे आएगा कि मैं जानता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे कैपेसिटर पर जो चार्ज था वो कैपिटल Q था। तो दोनों वैल्यूज को पटक दो, पटको बेटा। स्मॉल q को रखना है कैपिटल Q, इज कैपिटल Q साइन ऑफ, टाइम बेटा रखना है 0, और ऐसा रखते ही बेटा मेरे पास आ गया है शायद साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू मेरे पास आ गई है 90 डिग्री। मैं इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख लूं। मेरे पास कुल मिलाकर चार्ज समय के साथ किस तरह से वेरी करेगा उसकी इक्वेशन आ गई, Q साइन 1/√LC इंटू टी प्लस π/2। इसे आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि चार्ज इज इक्वल्स टू कैपिटल Q कॉस ऑफ 1/√LC इंटू टी। ये लो बेटा, चार्ज जो है वो आपका साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है बड़ा, प्लस Q से लेके माइनस Q, प्लस Q से लेके माइनस Q, प्लस Q से लेके माइनस Q। और उस साइनोसॉइडल वेरिएशन का जो ओमेगा है वो मेरे बच्चों को पता है कि ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आई है 1/√LC। और चार्ज बड़ा वापस से देखो, अभी कैपिटल Q है, फिर कभी ना कभी 0 होगा, फिर इस प्लेट पर माइनस Q होगा, फिर वापस 0 होगा, फिर वापस कैपिटल Q होगा। जब वापस से कैपिटल Q हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है। पूरे का पूरा साइकिल कंप्लीट करने का जो समय है उसे मैं बोल दूंगा टाइम पीरियड, कैपिटल T से उसको लिख दूंगा, और उसकी वैल्यू आएगी 2π/ओमेगा। मैं आपको डायग्राम से दिखा भी दूंगा, चिंता मत करो, दैट इज 2π√LC। एक सेकंड के अंदर कितनी बार बड़ा चार्ज जो है वो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, तो हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। इट इज ऑलवेज बड़ा 1/T, इट इज 1/2π√LC। हमने काफी हद तक बड़ा चार्ज का पोस्टमार्टम तो कर लिया। किसी भी टाइम पर चार्ज कैसे कैसे वेरी करेगा हम काफी हद तक समझ गए। सर आपने तो करंट भी पूछा था कि किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा। बेटा किसी भी टाइम पर करंट मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने बता रखा है -dq/dt, बता रखा ना बेटा, अरे भूल गए क्या बेटा, करंट इज -dq/dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, Q ठीक है बेटा, T का कोफिशिएंट है 1/√LC, तो 1/√LC बेटा बाहर आ गया। कॉस का डिफरेंस होगा माइनस साइन, बेटा वो वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, साइन ऑफ ये ले बेटा। करंट की वैल्यू भी साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, और ये आपके एक तरह से करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। मेरे बच्चे बोले थे ज़्यादा मत सिखाओ, पता है हमें करंट की ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। ये तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल चुके हैं, अभी तो आपने तो अब निकाली है, हमें तो शुरुआत से पता है करंट की मैक्सिमम वैल्यू Q/√LC है। और करंट के वेरिएशन का भी ओमेगा वही है, उसका टाइम पीरियड भी वही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है। बस इतना सा फर्क है कि इसमें कॉस है, इसमें साइन है। तो जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा तो चार्ज 0 होगा। एंड इट मेक सेंस, चार्ज जब 0 होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर के पास 0 होगी, तो सारी एनर्जी कौन ले जाएगा, इंडक्टर। जब इंडक्टर के पास एनर्जी 0 होगी तो करंट 0 होगा, तो ऑफकोर्स उस टाइम पर कैपेसिटर के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके पास चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। आई रियली होप बेटा सारी बात आप समझ गए होंगे। मैं इसको हल्का फुल्का और बेटर तरीके से फील भी करा सकता हूं। आगे चलते हैं बच्चों, इस बात की अपन हल्की फुल्की फील भी लेते हैं कि किस टाइम पर एग्जैक्टली चार्ज कैसा कैसा है। इक्वेशंस तो बड़ा ठीक है, आपने सोच ली होगी, याद वर्ड वापस कर लेना। Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी, करंट इक्वल्स टू बड़ा I मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा दोनों का सेम है, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। जैसे बिल्कुल शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 अगर पटकता हूं, बट अगर t इज इक्वल्स टू 0 पटकते हो, t इज इक्वल्स टू 0 पटकते हो, तो चार्ज की वैल्यू तो आती है कैपिटल Q और करंट की वैल्यू आती है 0। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे कैपेसिटर के पास चार्ज 0 होना चाहिए, करंट बेटा के पास कैपेसिटर के पास चार्ज कैपिटल Q होना चाहिए और करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे SHM के अंदर जो ब्लॉक SHM कर रहा है स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर, वो ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो पोजीशन मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी 0 है। करंट मैक्सिमम है, सॉरी बेटा, चार्ज मैक्सिमम है लेकिन करंट 0 है। चार्ज मैक्सिमम है लेकिन dq/dt 0 है। x मैक्सिमम है लेकिन dx/dt 0 है। इसे एक तरह से एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा गया। इसके t/4 टाइम बाद, जैसे बेटा मैं टाइम को कैपिटल T/4 रखूं,
या फिर बेटा इस तरह से π/2 टाइम्स ऑफ √LC रखूंगा, तो वैसे आप देख पा रहे हो कि इसको रखते ही चार्ज की वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी और करंट की बड़ा वैल्यू आपके पास Q/√LC हो जाएगी। तो इसका मतलब T/4 टाइम बाद बिल्कुल कहानी पलट गई। जो यहां से चार्ज बेटा जो करंट यहां से भाग रहा था, वो करंट बेटा भागते 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 ये वाला चार्ज लगातार घटाता जाएगा, करंट लगातार बढ़ता जाएगा। T/4 टाइम पर चार्ज तो घटते घटते 0, करंट बेटा बढ़ते बढ़ते Q/√LC। बिल्कुल वैसे जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जो ब्लॉक था वो एक्सट्रीम पोजीशन से चलते चलते मीन पोजीशन पे आ गया, x 0 हो गई है लेकिन वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम है, चार्ज 0 है लेकिन आपका करंट सबसे ज्यादा है। अब इसके T/4 टाइम बाद क्या होगा, इसके T/4 टाइम बाद देखना बेटा, भले ही चार्ज 0 आ गया लेकिन करंट तो जा रहा है, और अगर करंट जा रहा है तो अब यहां पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर चार्ज आपका नेगेटिव आ जाएगा। थोड़ी देर बाद में यहां पर आपका बड़ा +Q, यहां पर आ जाएगा आपके पास -Q। जैसे जैसे इन कैपेसिटर के पास चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक एनर्जी घटेगी घटेगी घटेगी, तो करंट लगातार घटेगा घटेगा घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर आपका फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा बड़ा करंट आपका वापस से क्या हो जाएगा, 0। ये कब होगा, उसके T/4 टाइम बाद। बिल्कुल वैसे जैसे आपका जो ब्लॉक था वो बड़ा चलते 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 नेगेटिव एक्सट्रीम पर चला गया, पोजीशन आपकी हो गई मैक्सिमम, तो वेलोसिटी हो गई है 0, आपका चार्ज हो गया मैक्सिमम, तो करंट हो गया है 0। इसके T/4 टाइम बाद वापस ये वाला ब्लॉक यहां से यहां आएगा, उसी तरह से बेटा जी ऑफ कोर्स इसका चार्ज वापस से 0 होगा। सर 0 क्यों होगा, बेटा यहां पर चार्ज +Q है, इंडक्टर से लगा रखा, तो करंट आएगा ऐसे। अब करंट जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घटेगी, तो चार्ज लगातार घटेगा। जिस टाइम पर चार्ज की बेटा वैल्यू घटते 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 0 होगी, उस टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सबसे कम होगी, उस टाइम पर आपका बेटा मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो करंट सबसे ज्यादा होगा। अगेन करंट की वैल्यू जानते हैं Q/√LC। बिल्कुल वैसे जैसे बेटा आपका जो ब्लॉक है वो चलते चलते जब मीन पोजिशन से गुजरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो स्पीड सबसे ज्यादा होगा। अगेन इसके T/4 टाइम बाद बेटा वापस से आप देख पा रहे हो इस बात को कि ये जो करंट है, ये चार्ज भले 0 हो गया लेकिन करंट तो है, और अगर करंट है तो यहां पर अब चार्ज पॉजिटिव आएगा और यहां पर चार्ज आपका नेगेटिव आएगा। करंट तो है बेटा, भले ही चार्ज 0, और जो करंट है यहां पर चार्ज पॉजिटिव लाएगा, यहां पर चार्ज नेगेटिव लाएगा। जैसे 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 चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो करंट लगातार घटेगा। और ऐसे बड़ा वापस से टाइम आएगा जब यहां पर चार्ज वापस से मैक्सिमम हो जाएगा और करंट आपका वापस से 0 हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल जैसे SHM के अंदर आपका पार्टिकल वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच गया है, वहां पर आपकी पोजीशन तो एक्सट्रीम हो गई और वेलोसिटी आपकी 0 हो गई है। जिस तरह से आपके ब्लॉक ने एक्सट्रीम से मीन आकर नेगेटिव एक्सट्रीम पर आकर मीन पर आकर वापस से एक्सट्रीम पर गया, इस पूरे टाइम पीरियड को उस पूरे टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस प्लेट पर पहले चार्ज Q हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -Q हुआ, फिर 0 हुआ और फिर वापस Q हुआ। इतने पूरे समय को हम बेटा क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल, और उसका हमने फॉर्मूला याद कर लिया है 2π√LC। और 1 सेकंड के अंदर कितनी बार ये ऐसी साइकिल कंप्लीट होंगी, उस संख्या को हम नाम दे देंगे फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला ऑफ कोर्स जाएगा 1/2π√LC। एग्जैक्ट इन फॉर्मूला पर आपके सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल बेटा शीट में भी होंगे। आई होप आप लोग फॉर्मूला याद रख भी लोगे और आपका सारा सारा काम बन भी जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा आपको सिर्फ और सिर्फ फील दिलाने के लिए थे कि जैसा SHM में था, जैसे SHM में पोजीशन बार बार रिपीट कर रही थी, यहां पर चार्ज बार बार अपने आप को वेरी कर रहा है। जैसे यहां पर वेलोसिटी वेरी कर रही थी बेटा, वैसे यहां पर आपका करंट वेरी कर रहा है। बिल्कुल वैसा का वैसा सारा का सारा अरेंजमेंट है। वहां पर बेटा याद कीजिए, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो हुआ करती थी वो एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा हुआ करती थी। यहां पर आपका जो मैक्सिमम करंट है वो चार्ज का एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा। अरे सर ओमेगा तो 1/√LC है। ले बेटा वही आ गया। सर हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस हुआ करता था तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने मैं सिखा रखा था, v = ω√a² - x²। बिल्कुल वैसे ही v की जगह बेटा करंट, ओमेगा बेटा आपका वापस वही 1/√LC। बस बेटा पोजीशन की जगह क्या रख देंगे, चार्ज। करंट की जगह वेलोसिटी की जगह करंट, तो बेटा पोजीशन की जगह चार्ज। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट। बिल्कुल सेम कहानी है।
ये पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, माइनस किसी भी टाइम पर पोजीशन ये है तो किसी भी टाइम पर चार्ज ये है। क्या सर ये वाला फॉर्मूला वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। इसी फॉर्मूले से तो हमने सारी की सारी कहानी की शुरुआत की थी। बड़ा याद कीजिए, हमने किसी न किसी टाइम पर ये वाला करंट निकाला था कि किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर के पास कितना कितना चार्ज होगा तो उसके पास कितना कितना करंट होगा। सारी कहानी बड़ा बिल्कुल वैसी की वैसी है। सिर्फ और सिर्फ आप ओमेगा या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में से कोई सी एक चीज़ याद रख लो, उसके बाद तो बड़ा बिल्कुल वही सारी की सारी बातें हैं। समझ गए होंगे बच्चों? आगे चलते हैं। बड़ा सवाल होंगे शीट के अंदर, इस पे कर लेना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ऐसे ही बड़ा एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन। डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन वैसे तो आईआईटी जेईई एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेईई मेन ने एक बार उसका सवाल पूछ रखा है। हालांकि जस्ट कंपैरिजन से अपना काम चल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जेईई मेन में मुझे ऐसा रहता है कि कभी न कभी किसी न किसी साल में वापस ये सवाल फिर से आ सकता है। जिस साल ये सवाल आया था मोस्टली बच्चों का ये सवाल गलत ही हुआ था, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन पढ़ के ही नहीं जाते, उनको फॉर्मूला भी पता नहीं होता। अपन को तो बस 2-3 मिनट में ये फॉर्मूला पता लग जाएगा। अगर मान लो कि इसमें सवाल अगर आ जाता है तो ऑफकोर्स हमारी थोड़ी रिस्क तो है ना कवर हो ही जाती है कि अगर मान लो सवाल आ गया तो फॉर्मूले पे सवाल है कर देंगे, है कि नहीं। और वैसे मैं पहले बोलता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेरा आईआईटी जेईई एडवांस में तो कभी पूछा भी नहीं है, लेकिन जेईई मेन ने तो पूछ रखा है, तो क्यों रिस्क लें, अपन कर लेते। 2-3 मिनट लगनी है। सुनिए बच्चों, डैम्प्ड से हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसा एसएचएम में था काफी हद तक वैसा ही मामला यहां पर भी होगा। यहां पर एक कैपेसिटर है जिसके पास चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C, ये बड़ा आपका सर्किट। इस बार सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर तो है ही है। जैसे ही आपके सिस्टम में रेजिस्टेंस है वैसे ही आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि इस बार सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट है जो सिस्टम में से लगातार एनर्जी बाहर निकालेगा। भाई हमारा तो सिंपल एलसी ऑसिलेशन था, उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, तो एनर्जी कांस्टेंट थी। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी अपने रूप बदल रही थी, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कभी मैग्नेटिक, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कभी मैग्नेटिक, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कभी मैग्नेटिक, ऐसे रूप बदल रही थी तो कांस्टेंट पूरे सिस्टम की। और उस कांस्टेंट को हमने ढंग से यूज भी किया कि कांस्टेंट, इस बात में सवाल में कुछ पार्ट्स किए भी हैं। लेकिन यहां पर मैं जानता हूं कि जब तक करंट बहेगा तब तक इस रेजिस्टेंस में से लगातार हीट बाहर की तरफ डिसिपेट होती जाएगी, और वो जो हीट डिसिपेट होगी वो सिस्टम की एनर्जी को लगातार कम करेगी कम करेगी कम करेगी कम करेगी। और ऐसे अगर सिस्टम की लगातार एनर्जी को कम करेगी तो बेटा आपका जो चार्ज है वो भले ही साइनोसॉइडली वेरी करे, लेकिन वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो लगातार समय के साथ घटेगा। सर चार्ज क्यों घटेगा? भाई हीट एनर्जी लगातार बाहर निकलेगी तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी शुरुआत में कैपेसिटर के पास है वो भी तो लगातार समय के साथ कम होनी चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी भी लगातार सिस्टम के साथ कम होनी चाहिए, तो चार्ज और करंट भी समय के साथ लगातार घटेंगे। साइनोसॉइडली वेरी तो करेंगे लेकिन लगातार घटेंगे। मेरे बच्चे बोले सर समझ में नहीं आया, चलो कंपैरिजन करता हूं। जैसे इसी बात का मैं कंपैरिजन करता हूं ऐसे किसी अरेंजमेंट से, जब आपका कोई ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेट्स से x डिस्टेंस दूर है और उसके पास वेलोसिटी v है, नीचे वाले जो सरफेस है बड़ा वो स्मूथ है, लेकिन एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स आ गया है पीछे की तरफ, और उस एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है b टाइम्स ऑफ v। बड़ा क्या है? b टाइम्स ऑफ v। इसे हम बड़ा b को डैम्पिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो इसका पावर नेगेटिव होगा, ये सिस्टम में से लगातार एनर्जी कम करेगा, याद कीजिए। और उस कारण से हमारा जो ब्लॉक था ये ऐसे ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा था, लेकिन इसका लगातार एम्पलीट्यूड यूं घटते 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 जीरो हुआ था। इसी तरह से ये जो चार्ज है बेटा ये लगातार प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू ऐसे करने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ी देर में ये चार्ज घटते 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 बड़ा क्या जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो काफी हद तक कहानी सेम सी है। जैसे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन शायद मेरे बच्चों को याद होगी, फोर्स है अंदर की तरफ kx, फोर्स है अंदर की तरफ b इंटू वी शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज बेटा ऑफ कोर्स d2x अपॉन dt स्क्वायर, माइनस kx ठीक है, माइनस b इंटू वी को मैं लिख देता हूं dx बाई dt इज इक्वल्स टू m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर। मेरे पास इक्वेशन आ गई है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई m इंटू dx बाई dt प्लस k अपॉन m इंटू x इज इक्वल्स टू 0।
पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं है, लेकिन इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं आपको बता चुका हूं कि इसका सॉल्यूशन हुआ करता था x इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m इंटू साइन या कोस, बेटा कुछ भी लगा दो, साइन ऑफ डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टी प्लस लेट्स से समथिंग थीटा। ये जो डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी इसका फॉर्मूला हुआ करता था, अगर डैम्पिंग ना हो तो उस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका स्क्वायर, बेटा वो तो k बाई एम माइनस बेटा आपका b अपॉन 2m का होल स्क्वायर। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि बेटा आपको ये सारी बातें याद है, नहीं याद बेटा मैं वापस लिख दिए, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। सेम कहानी यहां पर, सेम कहानी यहां पर। तो सेम कैसे, अभी दिखाता हूं। बेटा मान लो किसी t टाइम पर, ये तो t इज इक्वल्स टू 0 पर था, किसी टाइम t पर सिचुएशन इज लाइक दिस, यहां पर चार्ज q, यहां पर चार्ज मेरे बच्चे माइनस q, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टर, करंट आया यूं, 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 ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। मैं पहली बात तो इक्वेशन लिख सकता हूं कि करंट इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बेटा जो करंट है वो लगातार ये क्यू को घटा रहा है। बेटा केवीएल लगाओ, अभी लगाता हूं केवीएल। केवीएल आएगा, चलते जाओ चलते जाओ, पहली वाली प्लेट से दूसरी वाली प्लेट पे जाऊंगा तो माइनस ऑफ पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाई सी, चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो माइनस आई आर, इंडक्टर में करंट की तरफ गया तो माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है? क्यू बाई सी माइनस आई आर, बेटा आई को मैं लिख सकता हूं माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, माइनस एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई। आई क्या है, आई क्या है, आई है माइनस डी क्यू बाई डी, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अरे यार थोड़ी जगह कम पड़ गई, वरना मजा आया था, बिल्कुल सीधा दिख जाता कि देखो यहां पर ऐसा तो यहां पर ऐसा। चलो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आ गई है बेटा, डी क्यू बाई डी का एक बार डिफरेंशिएशन, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई बेटा आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी? एल सी ऑसिलेशन की। सर इसको सोल्व कर पाओगे? अरे बेटा मेरे बस की बात नहीं है इस तरह के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है? अपना तो सिलेबस में नहीं है, अपने मैथ्स के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? मैं कहां से निकाल दूं बेटा? तो सर क्या करेंगे बेटा, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ये था तो इसका भी सॉल्यूशन लिख दूंगा। सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि यहां पर x है, यहां पर q है, यहां पर b है, यहां पर r है, एंड इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। b वो कारण है जिस कारण से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, r भी वो कारण है जिस कारण से एनर्जी लॉस हो रही है। m यहां पर l, वहां पर m था, यहां पर आपका l है, वहां पर ठीक है q था, वो तो x हो ही गया, वहां पर बेटा आपका k बाई एम था, यहां बेटा आपका 1 अपॉन एल सी है, वहां पर आपका k बाई एम है, यहां पर बेटा आपका 1 अपॉन एल सी है। बेटा m तो k की जगह आएगा, तो k की जगह एक तरीके से बेटा 1 बाई सी है। सब बढ़िया सेट हो रहा है, अभी कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन आएगा q इज इक्वल्स टू x की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल Q ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, बी नहीं बेटा आर टी अपॉन 2m, m नहीं बेटा, m नहीं l, साइन ऑफ डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टी प्लस थीटा। सर ये डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, हमारी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली थी रूट के बाई एम वही होगी क्या? ना 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 ना, हमारी जो एक्चुअल एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका स्क्वायर तो के बाई एम ही है। अरे बेटा के बाई एम नहीं, यहां पर के बाई एम थोड़ी आएगा, के बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एल सी माइनस बी अपॉन 2m का स्क्वायर, बेटा बी नहीं आर अपॉन 2l का होल स्क्वायर।
ये रही हमारी डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, मैंने कोशिश की है कि आपको वापस से याद रखना ना पड़े, क्योंकि तुम भी सोचोगे यार सर ने पहले ये वाले याद करा दिए, उस दिन भी सर ने सोल्यूशन नहीं बताया, आज सर ने नई चीज़ याद करा दी, हम कितनी बात याद रखें। तो मैंने पहले बोल दिया बेटा ठीक है ना, कुछ मजबूरियां हैं, हमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती कि हम इसको सॉल्व कर सकें, तो याद करना पड़ रहा है। लेकिन याद करने में मैं आपको दो दो बार याद करने के लिए कहूँगा, इतना बुरा भी मैं नहीं हूँ। तो मैंने क्या कह दिया कि देखो अपने याद कर रखा है, अब कंपेरिजन से वही आ गया, सब सेम है। वहां पर चार्ज जो था वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, पोजीशन ऑसिलेट कर रही है, और हमारे पास सारा जुगाड़ बड़े आराम से इस तरह से बैठ गया। तो आप कह सकते हो कि सर चार्ज ऑन कैपेसिटर विल वेरी लाइक दैट कि Q e रेज टू पावर माइनस RT अपॉन 2L इंटू, बेटा साइन में लिखा है कोस में लिखा है, एक ही बात है वैसे, साइन ऑफ डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टी प्लस थीटा। सर ये डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? बेटा ये होगी हमारी जो एक्चुअल ओमेगा होती है उसका स्क्वायर, तो बड़ा 1/LC माइनस बी अपॉन 2m, बेटा बी नहीं आर अपॉन 2m, m नहीं बेटा l, इसका स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, चार्ज इस तरह से लगातार वेरी करेगा। अगर कोई मुझे कह दे कि सर चार्ज जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, सर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या? हाँ बेटा, हल्का फुल्का ग्राफ तो बता सकता हूं। चार्ज विल वेरी बेटा लाइक दिस, चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार प्लेट पे बेटा पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा होगा, लेकिन वो चार्ज हमेशा कैपिटल क्यों नहीं होगा? एक बार कैपिटल क्यों हुआ, अगली बार हो सकता है 0.9 क्यों हो, फिर अगली बार हो सकता है कि बेटा 0.81 क्यों हो, फिर अगली बार हो सकता है 0.729 क्यों हो। लगातार वो चार्ज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता है। सर कम क्यों हो रहा है? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? बेटा जो रेजिस्टेंस लगा रखा था ना, वो लगातार हीट की फॉर्म में सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकाल रही है। इट मेक्स सेंस? बस इक्वेशन तो सॉल्व नहीं किए, बाकी साइड पर तो सेंस तो कर रही है ना, कर रही है ना। समझ गए बच्चे इस बात को? मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटा आपको सारी की सारी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। सर मुझे करंट भी चाहिए, अरे यार ठीक है निकाल लो बेटा, चार्ज निकाल लिया तो करंट भी निकाल लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो बेटा बड़े आराम से करंट भी लिख सकते हो। मैं बेटा यहाँ पर एक बात और बोलूँगा जो मैंने वहाँ पर भी बोली थी, दैट वाज क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि आपका आर जो है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हो कि चार्ज ऑसिलेट ही ना करे, बस चार्ज फटाक से, जो एक बार जैसे करंट यहां से गया, इस रेजिस्टेंस से सारी की सारी हीट सारी बाहर निकल गई, बार बार प्लस माइनस हुआ ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये जीरो हो जाती है, और जैसे ये जीरो हो गई वैसे ही आपका जो चार्ज है, भाई ये वाली टर्म अगर जीरो हो गई तो साइनोसॉइडली वेरी नहीं कर रहा, प्लस माइनस नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज एक तरह से एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो उस केस में बेटा जी ओमेगा डी को जीरो करने के लिए मेरे बच्चे बोलेंगे सर 1/LC को R² के बराबर कर दो, एक L से एक L निपट जाएगा, R² इज इक्वल्स टू 4L/C आ जाएगा। ये कंडीशन है क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए, और उस केस में आपको जो चार्ज होगा बार बार वेरी नहीं करेगा, बल्कि बेटा वो ऐसे जो चार्ज है इट विल डिके लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल डिके कर जाएगा। बस चार्ज था बड़ा सट से घट के जीरो हो जाएगा एक्सपोनेंशियली, बार बेटा अपनी ऐसे पोलरिटी को चेंज नहीं करेगा। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक थोड़ा टफ सा सवाल करते हैं। सवाल काफ़ी हद तक वैसा सा ही है जैसे हमने थोड़े मैकेनिक्स का यूज़ करते हुए कुछ सवाल पहले किए थे, लेकिन उन सवालों के अंदर रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर था, अब एक बार इंडक्टर भी है। सुनना, हमारे पास एक फिक्स्ड रेल्स है, एक बड़ा रेल ये रही, ऐसे रही, ये फिक्स्ड है वर्टिकल प्लेन में। मैं पहले क्लियर कर दूँ, बड़ा वर्टिकल प्लेन में है। यहाँ पर एक इंडक्टर है जिसमें शुरुआत में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है। t इज इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर में किसी प्रकार का करंट नहीं है। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास L है। ये एक रॉड है m मास की L लेंथ की, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर इसको रिलीज किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रॉड पर ऑफ कोर्स mg नीचे लेगा तो रॉड नीचे आएगी। इस पूरे रीजन में ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B, वो यूनिफॉर्म है। मैं पहले बोल दूँ बेटा वर्टिकल प्लेन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं सीधा ही बड़ा अच्छा वाला सवाल पूछ रहा हूँ
कि रॉड की वेलोसिटी बताओ किसी भी टाइम टी पर कितनी होगी, और रॉड की पोजीशन बताओ किसी भी टाइम टी पर कितनी होगी। बेटा पोजीशन मतलब जैसे इसको मैंने x इक्वल टू 0 मान लिया, तो किसी भी टाइम पर नीचे कितना x तक जाएगी रॉड, ये बताओ। अच्छे सवाल है, कैलकुलेशन वाइज समय लेते हैं, टाइम लगता है, बेटा तभी जाके सवाल अपन से बन पाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं किसी टाइम टी पर बेटा कहानी कैसे होगी, पहले ये देखते हैं। उसके लिए मैं अलग पेज ले लेता हूँ। बेटा आपके पास जो अरेंजमेंट है इट लुक्स लाइक दिस। ये आपके पास बेटा फिक्स्ड रेल, ये बेटा आपके पास फिक्स्ड रेल, ये इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। किसी टाइम टी पर लेट से बेटा आपकी जो रॉड है वो ऐसे नीचे आ गई। किसी टाइम टी पर बेटा मान लेते हैं कि आपकी जो रॉड है वो इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस नीचे आ गई। इनिशियल पोजीशन बेटा आपकी यहाँ पर थी, लेट से x इक्वल्स टू 0, तो ये रॉड x डिस्टेंस नीचे आ गई है और इसके पास लेट से वेलोसिटी है नीचे की तरफ v। अब पूरे के पूरे सर्किट में करंट आएगा। सर करंट क्यों आएगा, बैटरी लगा रखी है आपने? नहीं बेटा बैटरी तो नहीं लगा रखी, लेकिन ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, और अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट करे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस आएगा VBL, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हायर पोटेंशियल किस तरफ और लोअर पोटेंशियल किस तरफ? V है नीचे की तरफ, B है मेरी तरफ, V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, ये ईएमएफ और ईएमएफ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं VBL। उसके कारण करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे, वो करंट इंडक्टर में से गुजरता हुआ ऐसे। नीचे तो करंट जाना नहीं है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ये जो करंट आएगा, ये करंट निकालने के लिए केवीएल लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ तो लगा नहीं सकते, रेजिस्टेंस थोड़ी इंडक्टर है। चलिए बच्चों यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ा कितना, VBL। चलते जाओ चलते जाओ, इंडक्टर में जब भी मैं करंट की तरफ जाऊंगा तो हमेशा -LdI/dt लिखूंगा। दिस इज माई इक्वेशन, सॉरी लिख दिया VBL -LdI/dt। जहां से चले थे बेटा वहीं पहुंच गए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आप जानते हो बेटा इस तरह के सवालों के अंदर न्यूटन्स लॉ क्या आती है, अभी बनाता हूं। ये रॉड देखो बेटा, ये जो आपकी रॉड है इस पर कैसे कैसे फोर्सेस हैं। इस रॉड पर सबसे पहले तो नीचे की तरफ mg, और कौन सा फोर्स भाई, इसमें करंट जा रहा है I ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, L क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। मेरे बच्चों को ये मैग्नेटिक फोर्स लिखना आता है I इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। आप बोलोगे सर तो 90 है, साइन 90 हो गया। नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया कितना, mg माइनस ILB। दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज dB/dt। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर ध्यान से देखो तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ दो अननोन है, I और V। मैं चाहे तो I निकाल सकता हूं, मैं चाहे तो V निकाल सकता हूं, लेकिन सवाल में V पूछ रहा है तो V निकालूंगा। तो I को उड़ा देते हैं। सर I को कैसे उड़ाओगे? आई हैव ए प्लान। इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। सर फायदा क्या उससे? बेटा इस इक्वेशन को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक dI/dt आएगा, उस dI/dt को यहां रख दूंगा तो इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ V बचेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। mg कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस LB ठीक है, I का डिफरेंशिएशन dI/dt, m ठीक है, dV/dt को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करोगे तो d2V/dt²। इस dI/dt को उठा के यहां रखना, बड़ा ध्यान रखना, कैपिटल L तो सेल्फ इंडक्टेंस है और स्मॉल l जो है वो रॉड की लेंथ है। ऐसे नहीं कि बेटा दोनों कैंसिल कर दो। मेरे पास आ गया VBL माइनस L। dI/dt को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो m टाइम्स d2V/dt² डिवाइडेड बाई माइनस LB, माइनस माइनस हो गया प्लस, शुड बी इक्वल टू 0।
ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है और अच्छे से लिखता हूँ बेटा। मेरे पास इक्वेशन आ गई है d2v अपॉन dt स्क्वायर प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन ml इंटू v इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो बड़ा, सही तो लिखा मैंने। सही लग रहा है सर? फिर से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हाँ बेटा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लेकिन इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मुझे पता है। ये तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 जैसी इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन मेरे बच्चे जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने याद कर रखा है, x इज इक्वल्स टू x नहीं बेटा v, a टाइम्स a मतलब बेटा एक तरीके से उस x की मैक्सिमम वैल्यू हुआ करती थी बेटा, मैंने इसको v नॉट लिख दिया, v की मैक्सिमम वैल्यू v नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा t। बेटा ये ओमेगा का स्क्वायर है तो ओमेगा आ गया मेरे पास bl अपॉन रूट ml इंटू टी प्लस थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी इस तरह से साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, लेकिन सर ना तो मुझे वी नॉट पता ना मुझे थीटा पता। बेटा पता लग जाएगा। जैसे तुझे पता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर तूने रिलीज किया था तो वेलोसिटी तो तेरी 0 थी, तो पटको वेलोसिटी को 0 रखा इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन, बेटा t को 0 रखना तो थीटा, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन bl अपॉन रूट ml इंटू टी। सर ये वी नॉट नहीं पता, अरे पता चल जाएगा तुझे। t इज इक्वल्स टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं पता, तुझे t इज इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt भी पता है, g है। सर मुझे तो नहीं पता, अरे बेटा पता है, पता है। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपने जब रॉड को रिलीज किया तो ईएमएफ इंड्यूस तो 0 है। मैं ईएमएफ इंड्यूस रॉड में तो VBL होता है, जब v 0 तो ईएमएफ इंड्यूस 0, ईएमएफ इंड्यूस 0 तो करंट 0, करंट 0 तो ऊपर की तरफ लगने वाला IL भी 0, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है बेटा, कितना mg, नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है g। कब बेटा? t इज इक्वल्स टू 0 पर। तो आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए। सर एक्सेलरेशन है कितना? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। करना जरा डिफरेंशिएट, v नॉट bl अपॉन रूट ml, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, t को 0 पुट करो, t को मैंने जैसे ही 0 पुट किया एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है v नॉट bl अपॉन रूट ml, कॉस 0 तो बड़ा 1 होता है, इट शुड बी इक्वल टू बड़ा कितना g, और इसको g रखते ही मेरे पास v नॉट की वैल्यू आ गई। बड़ा v नॉट की वैल्यू क्या आ गई है? बड़ा v नॉट मेरे पास वैल्यू आ गई है रूट ml इंटू जी अपॉन। ले बेटा अब मेरा आंसर आ चुका है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी है? रूट mlg अपॉन bl, रूट mlg अपॉन bl इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। प्यारे बच्चों ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? ओमेगा ओमेगा है, और सॉरी साइन नहीं बेटा, हाँ हाँ साइन bl अपॉन रूट ml। ये लीजिए बेटा, किसी भी टाइम पर कोई मेरा बच्चा पूछ ले सर वेलोसिटी कितनी होगी, दिस विल बी द वेलोसिटी एट एनी टाइम t।
सर वेलोसिटी तो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। हाँ बेटा साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, अच्छी बात है, हमें उससे क्या लेना, हमसे तो वेलोसिटी पूछी गई है। ये मत सोचना कि आप सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकाल सकते हो, आपसे कोई करंट पूछ लेगा आप करंट भी निकाल दोगे। आप लोग बोलोगे सर वी सर यहाँ रख देता हूँ, रख दो बेटा करंट भी आ जाएगा, या वी को बेटा यहाँ पर रख दो तब भी करंट आ जाएगा, कैसे निकाल लो जैसे इच्छा हो, पूछा नहीं मैंने। हाँ अगला सवाल ये जरूर पूछा मैंने आपसे कि बताओ बेटा पोजीशन क्या होगी, रॉड की पोजीशन क्या होगी। तो किसी भी टाइम t पर पार्टिकल x पोजीशन पे चला गया, वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x, सो दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों dx बाई dt। तो सर क्या मैं पोजीशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। मेरे पास आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू रूट ml अपॉन bl इंटू g इंटू साइन ऑफ bl इंटू t इंटू dt। इंटीग्रेट जब टाइम जीरो तो पोजीशन जीरो, किसी भी टाइम t पर लेट से बेटा आपकी पोजीशन इज x, ये तो x ही आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टी का इंटीग्रेशन तुम जानते बड़ा क्या आएगा, माइनस कॉस टी आएगा, लेकिन टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करूंगा bl आपका गायब, नहीं गायब, डिवाइड करूंगा थोड़ा मेरे ख्याल से आएगा ml अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू जी, ऐसे आएगा। सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस BLT, कहां से कहां तक, जीरो से लेके t तक। x की अगर पोजीशन निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी mlg अपॉन मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ BLT अपॉन रूट ml। जो आपकी पोजीशन है और आपकी जो वेलोसिटी है उसका वेरिएशन एक तरह से बड़ा साइनोसॉइडल तरीके से हो रहा है, और जिसका ओमेगा जो है अगर चेक करो तो बेटा वो आ रहा है BL अपॉन रूट ml, और उसका टाइम पीरियड एक तरीके से मेरे बच्चे आ रहा है 2 पाई रूट ml अपॉन BL, ये टाइम पीरियड आ रहा है। ये जो x आया है बेटा ये हमारे पास SHM की इक्वेशन आई है। बेटा किसकी इक्वेशन आई है? SHM की। सर मुझे तो नहीं दिख रही, दिख जाएगी बेटा SHM की इक्वेशन, देखना। ये रॉड, ये बेटा सॉरी रेल, बेटा ये आपकी इंडक्टर, बेटा t इज इक्वल्स टू 0 पुट करना। अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो बेटा cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो x की वैल्यू आ गई है 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट बेटा यहां कहीं है, अच्छी बात है बेटा। t इज इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 4 पुट करना। कैपिटल T बाई 4 पुट किया तो बेटा यहाँ रखना, इसको अगर मैं रखूँगा तो टाइम को बेटा जैसे मैंने ये कैपिटल T बाई 4 रखा तो बेटा पाई बाई 2 तो आ जाएगा ऐसे, रूट ml BL कैंसिल बेटा और पाई बाई 2 आ जाएगा। कोस पाई बाई 2 बेटा कितना होता है? 0, 1 माइनस 0 इज 1, x की वैल्यू आ गई है बेटा, आप भी रख के देख लो, x की वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई बेटा x की? ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई mlg अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। फेयर इनफ। टाइम को एक बार कैपिटल T बाई 2 रख के देखना, मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा बेटा। टाइम को एक बार कैपिटल T बाई 2 रख के देखना। टाइम को मैंने जैसे कैपिटल T बाई 2 रख के देखा बेटा, ये पाई रूट ml अपॉन बी आ जाएगा, पाई रूट BL ml अपॉन बी जाएगा।
तो BL क्या हो जाएगा, कैंसिल, ML क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ cos पाई बच जाएगा। cos पाई कितना होता है, -1, 1 माइनस -1 कितना हो गया, 2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा कितनी, मैक्सिमम आ जाएगी, x की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, और बेटा कितनी आ जाएगी यार, 2 टाइम्स mLg अपॉन B²L²। इतना तो आपको नजर आ गया होगा कि बेटा इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 माइनस -1 2 हो गया, इसकी वैल्यू बेटा 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती, इसका मतलब x ये मैक्सिमम है। उसका बेटा अगला टाइम जैसे आप रखोगे तो वापस से यहाँ आ जाएगा, जैसे आप 3t/4 रखोगे यहाँ आ जाएगा, कैपिटल T रखोगे यहाँ आ जाएगा, 5t/4 रखोगे यहाँ पर आ जाएगा, फिर t/4 टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, फिर t/4 टाइम बाद यहाँ पर, ऐसे 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 लगातार ऐसे करता जाएगा विथ एम्पलीट्यूड। बेटा देखो एम्पलीट्यूड कितना है, मेरे बच्चे बोले सर एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है mLg अपॉन B²L²। जहां से शुरुआत में छोड़ा गया है वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है बेटा, वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो उससे नीचे है, फिर एक एक्सट्रीम उतनी नीचे और फिर ऐसे ऐसे लगातार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन लगातार किए जा रहा है। समझ गए बच्चों, सारे काम कर दिए। करंट भी पूछे तो आप करंट भी इसके अंदर निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा, काफ़ी टाइम से हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस ही देख रहे थे। नेक्स्ट इज अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाम में म्यूचुअल आया तो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टू थिंग्स एंड रिलेटेड टू समथिंग म्यूचुअल एक्चुअली। कैसे, सुनिएगा बेटा। मान लीजिए कि आपके पास 2 लूप हैं, एक लूप बेटा ये रहा, मैं इसको नाम भी देता हूँ कि दिस इज माई लूप नंबर 1। इसके आस पड़ोस में कोई दूसरा लूप भी है, लेट्स से जो दूसरा लूप है इट इज लाइक दिस इज माई लूप 2। मान लीजिए कि मैंने लूप 1 के अंदर कोई ना कोई करंट भेजा। अगर मैं लूप 1 में कोई ना कोई करंट भेजा है तो उस करंट के कारण कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में से कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगे वो लूप 2 से भी गुजरेंगे। तो इस लूप 1 में जो करंट गुजर रहा है उसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे वो ऐसे यूं हो जाएंगे। लूप 2 में से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा है। लूप 2 में से जो फ्लक्स गुजर रहा है मैं उसे एक बार के लिए φ2 कह रहा हूं। अब जरा इस बात को सोचो कि अगर मैं इस लूप के अंदर करंट को अगर दुगना करता हूं तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो जाएगी। तो वो वाली मैग्नेटिक फील्ड भी दुगनी हो जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड यहां है, यहां है, यहां है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि इसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी दुगना हो जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो इस बात से? बेटा मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि लूप 2 में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा लूप 1 में से जो करंट गुजर रहा है मैं उसे एक बार के लिए I1 लिख देता हूं। बेटा क्या लिखा मैं उसे? I1 लिखा। तो मैं सिर्फ उसे इतना सा कहना चाह रहा हूं कि लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इट मेक सेंस। उस करंट को अगर आप 5 गुना कर दोगे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 5 गुना हो जाएगी। तो यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड 5 गुना हो जाएगी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर 5 गुना हो जाएगी तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी तो 5 गुना हो जाएगा। इट मीन्स दैट लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई कैन इजीली से कि फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। हाँ, लूप 2 में से एग्जैक्टली कितना फ्लक्स गुजरेगा वो बाकी बातों पर भी डिपेंड करेगा कि ये दोनों के दोनों कितने नजदीक हैं, मतलब रिलेटिव पोजीशन क्या है, एंगल क्या है, मतलब एक तरह से रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है। ऐसे होंगी तो कम लाइंस गुजरेंगी, कम फ्लक्स गुजरेगा, ऐसे होंगी तो ज्यादा लाइन गुजरेगी, बीच में मीडियम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इन सब बातों पर भी डिपेंड करेगी। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप 2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स करंट इन लूप 1। लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है उसको मैंने कैपिटल M लिख दिया है। आप मनी मन जानते हो कि इस कैपिटल M के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। इस कैपिटल M में ये छुपा हुआ है कि दोनों कितने नजदीक हैं, कितने दूर हैं, बीच का मीडियम कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, ओरिएंटेशन कैसा है, एंगल कैसा है, वगैरह वगैरह। इस कैपिटल M को बेटा हम नाम दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस।
बट ऐसे हम नाम दे रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बड़ा इट विल बी ऑफ कोर्स वेबर पर एम्पियर। फ्लक्स पर यूनिट करंट, मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर वेबर पर एम्पियर तो हमारा हेनरी हो गया, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट थी उसकी यूनिट भी ये आ गई, हेनरी आ गई। इसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं कैपिटल एच से। बड़ा किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियस बात है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन। बड़ा दोनों के बीच में कितना सेपरेशन वगैरह इस बात पे। रिलेटिव ओरिएंटेशन, बड़ा व्हेन आई से ओरिएंटेशन आई मीन कि बड़ा कितने कितने एंगल वगैरह पे। मीडियम एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड तो करेगा। इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, ये वाली बात बड़ा समझ में आ गई। फ्लक्स 2 में से गुजरने वाला जो लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप 2 is directly proportional to current in loop 1. This phenomenon is known as mutual inductance। बेटा इस phenomenon को हम mutual inductance कहेंगे। चलिए बच्चों, मैं एक छोटी सी बात और यहां पर बोल रहा हूं, दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बेटा रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है सुनना, आसान सा पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है नहीं, आराम से इतना से सुनना। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई लूप 1 है, लूप 1 में से गुजरने वाला जो करंट है बड़ा वो I1 है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक दूसरा लूप रख दिया ऐसे, दिस इज लूप 2, दिस इज लूप 2, दिस इज लूप 2। लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन लूप 1। फ्लक्स इन लूप 2 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 and 1, मैंने बेटा उस म्यूचुअल इंडक्टेंस को ऐसे थोड़ा स्टाइल से लिख दिया, टाइम्स करंट इन लूप 1। चलो बच्चों अच्छी बात है। अब देखो, मान लो मैंने इसमें करंट नहीं भेजा होता, लेट्स से मैंने इसमें करंट नहीं भेजा होता और इसमें करंट भेजा होता I2, तो इसमें अगर करंट I2 भेजा होता तो उसके कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आती, यू मैग्नेटिक फील्ड आती, यू मैग्नेटिक फील्ड आती, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोर्स लूप 1 में से पास होता और लूप 1 में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हमारे लूप 2 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। इनके बीच का भी एक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता, उसको मैं लेट से ऐसे ले देता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे कुछ लिख देता। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कह रही है कि देखो ये सब फालतू बातें हैं, ये दोनों m की वैल्यू सेम होगी, इन दोनों m की वैल्यू सेम होगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जस्ट सेज दैट कि M12 और M21 की वैल्यू सेम होगी। मतलब आप इसमें से करंट निकालकर इसमें से फ्लक्स निकाल लो तो जो आपका एक तरह से जो कांस्टेंट आएगा करंट के अलावा जो टर्म आएगी वो टर्म, उसी को तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कह रहे हैं, सॉरी उसी को तो हम बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट कह रहे हैं। और या फिर आप इसमें से करंट मानकर इसमें से फ्लक्स निकाल लो तो जो आपका कोफिशिएंट आएगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मैं इस बात को प्रूव नहीं कर रहा, बट दिस इज नोन एज योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। प्रूफ वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतनी सी बात है कि आप लूप 1 में से करंट मान के लूप 2 में से फ्लक्स निकाल लो,
या फिर लूप 2 में से करंट मानकर लूप 1 में से फ्लक्स निकाल लो। दोनों ही केस में करंट के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दोनों ही केस के अंदर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेम आएगा। इसका मतलब एक पेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन है। ऐसे नहीं कि इसके लिए इस पर अलग है और इसके लिए इस पर अलग है, दोनों के लिए सेम है। अच्छी बात है, आसान पड़ जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर ए पेयर coefficient of for a pair only one coefficient of mutual inductance is defined। ऐसा नहीं पड़ा, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। हम हमारी सहूलियत के हिसाब से एक में करंट मान लेंगे और दूसरे में से फ्लक्स निकाल लेंगे, जैसा अच्छा लगेगा वैसे कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसमें क्या रोल है। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें क्या रोल है, सुनिए बच्चों। लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट आपके पास ये कोई लूप 1 है, इसके पास में ये कोई लूप 2 है, ये कोई लूप 1 में से लेट्स से लूप 1 में से लेट्स से बड़ा कोई ना कोई करंट गुजर रहा है I1। उस I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा लूप 2 में। दिस इज फ्लक्स पासिंग इन लूप 2। ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन लूप 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ I1। अब मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि देखो, अगर इसमें ये जो करंट है अगर ये टाइम के साथ वेरी किया, अगर ये करंट अगर टाइम के साथ वेरी किया तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स वेरी होगा। सुना तुम लोगों ने, लूप 1 में अगर करंट वेरी करेगा तो लूप 2 में से गुजरने वाला फ्लक्स वेरी करेगा। लूप 2 में से गुजरने वाला फ्लक्स वेरी करेगा तो ऑफ कोर्स लूप 2 के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आपका I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो उस केस में आपका जो phi2 होगा वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा और इसके अंदर कुछ न कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगी, जिसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि बड़ा फैराडेज लॉ लगा ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन लूप 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन लूप 2। सर फ्लक्स 2 सॉरी लूप 2 के अंदर फ्लक्स 2 चेंज, सॉरी क्या बोलता रहता हूं यार, लूप 2 के अंदर फ्लक्स चेंज हो क्यों रहा है? क्योंकि इसमें करंट चेंज हो रहा है। इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा। और हम बड़े आराम से, सॉरी माइनस किस बात का, बड़ा माइनस में समझा चुका हूं, दैट इज थ्रू लेंज लॉ। और हम कह सकते हैं कि दैट इज माइनस d/dt ऑफ लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू m इंटू I1। बड़ा माइनस m तो बाहर आ गया इंटू di1/dt। कितना शानदार सा रिजल्ट है कि लूप 2 के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? लूप 1 में जो करंट चेंज हो रहा है उसके कारण। इट इज नॉट ए न्यू थिंग, ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमने बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में ऐसा किया भी है कि एक सर्किट के अंदर हमने करंट चेंज किया, करंट लिखा, फिर हमने कहा कि दूसरे लूप में से फ्लक्स निकालो, हमने फ्लक्स निकाल लिया, फिर हमने कहा कि उस लूप में से करंट चेंज हो रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ और उस फ्लक्स को डिफरेंशिएट के टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस आया भी था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, फॉर्मूला दिखने में आपको नया लग सकता है लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नई नहीं है। ठीक है बच्चा, आप कह सकते हो कि दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप 2 ड्यू टू चेंज इन करंट इन लूप 1। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इफ current is changing in loop 1 comma then EMF will be induced in loop 2। तब आपके लूप 2 के अंदर EMF इंड्यूस होगा।